विद्यार्थीगण, आज मैं आप लोगों को 12th क्लास के फिजिक्स का 2019 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन और उसका साथ में आंसर सेटिस्फाइड करके देने जा रहा हूँ। इसको समझिएगा और बार बार इसको देखिएगा जब तक आपको समझ में नहीं आता है। ऐसे हम कोशिश करेंगे आपको एक ही बार में समझा देने के लिए। तो अब आपका पकड़ कितना है अब आप पर निर्भर करता है। जैसे में देखिएगा, थोड़ा सा बुक मेरा फट गया है, देखिए 2019 का है भौतिक, 2019 में पूछा गया है भौतिक फिजिक्स का है, 2019 का है, एनुअल एग्जाम का है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कहता है ऑब्जेक्टिव का, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया है। टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। बी में ऑप्शन दिया हुआ है टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एम। उसी प्रकार से सी में दिया हुआ है टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर एम बाय वेक्टर बी। डी में भी दिया हुआ है वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर कौन होगा। ओके, सबसे पहले हम आप लोग को बताने चाहता हूं कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है क्या। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी होता है। अर्थात आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ए का हो जाएगा। ओके, यहाँ वेक्टर एम क्या है आपको दिया हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण है और वेक्टर भी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, यदि तीर का निशान लगा हुआ है, एरो का निशान लगा हुआ, तो क्या आपको समझना है, यह सदिश है। यह कैसा है, सदिश राशि है। तीनों के तीनों कैसा राशि है, सदिश राशि है। तो यहाँ अगर आप लोग पढ़े होंगे एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। बताया गया है आप लोगों को कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा होता है, सदिश गुणनफल का। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं। थोड़ा फिर नहीं चल रहा है, एम बी साइन थीटा, या इसको कहीं कहीं छोटा में भी दिया हुआ रहता है एम बी साइन थीटा। तो एक चीज याद रखिएगा, दो तरह से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो एक क्वेश्चन ही पूछ सकता है जैसे आपका पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि टॉर्क बराबर निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा। ये भी कहीं क्वेश्चन दे सकता है। तो एक इस वर्ष ऐसे दिया तो अगला वर्ष हो सकता है कैसे भी दे सकता है। इस पर जरा ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि एम चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर क्या होता है, एम बराबर होता है पी रो इंटू ए होता है। जहां एम चुंबकीय आघूर्ण है तथा रो जो पी जिसको कहते हैं, पी जैसा लिखा हुआ है, इसको ध्रुव प्राबल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव प्राबल्य कहा जाता है। ओके, तथा ए क्या है, जिसमें चुंबक की 2 ध्रुव हो गया एन और एस, नॉर्थ और साउथ। तो इनके बीच की लंबाई ही, यही इनकी लंबाई को क्या कहते हैं, एक्स इंडिकेट करते हैं, जो एक विस्थापन होता है। इसीलिए विस्थापन को क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इसलिए यह एक निश्चित दिशा में इसका है गमन हो रहा है, तो इसीलिए इसको विस्थापन के रखा गया है। कहाँ रखा गया, विस्थापन रखा गया, इसलिए ए को सदिश भी कहा जाता है। ठीक है, ओके। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक याद रखिएगा, चुंबकीय आघूर्ण एम का एसआई मात्रक जो होता है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। याद रहेगा ना, क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ओके, चलिए क्या होता है, एम्पियर
मीटर स्क्वायर होता है किसका? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। एम का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार टॉर्क को अधिकतम मान होने के लिए, महत्तम होने के लिए आप बता सकते हैं टॉर्क के मान को महत्तम होने के लिए, अर्थात बल आघूर्ण को महत्तम होने के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1, और 1 इसके लिए क्या होता है? महत्तम होता है। साइन का महत्तम वैल्यू क्या होता है? 1, और न्यूनतम वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। तो याद रखिएगा इसका महत्तम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, इसलिए साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? थीटा का वैल्यू 90 होगा, तभी जो है टॉर्क का मान क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक से और पूछ सकता है, टॉर्क के बल आघूर्ण को महत्तम होने के लिए, बल आघूर्ण को महत्तम होने के लिए थीटा का मान निम्न में कितना होना चाहिए? 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, -90 डिग्री। इस प्रकार से आपका ऑप्शन रह सकता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इसका आंसर आप लोग को मिल गया होगा कि पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। अगला क्वेश्चन है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? कैसा? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? पहला ऑप्शन है स्थिर होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। चलते हैं, जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। ओके, दूसरा नंबर क्वेश्चन ही, फर्स्ट क्या हो गया? दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रवृत्ति होती है चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है, मतलब डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्यों होता है से जानेंगे। क्योंकि ऐसे पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, ऐसे पदार्थों को, कैसे पदार्थों को? अनुचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में रखे जाने पर वो हल्का चुंबकत्व को प्राप्त कर लेता है। हल्का चुंबकत्व को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है, तथा उन्हें क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल क्षेत्र में जाने की क्या हो जाती है? प्रवृत्ति हो जाती है। मतलब कम से हाई की ओर जाने की उसकी क्या हो जाती है? प्रवृत्ति हो जाती है। ओके, यही कारण है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो है चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है कि उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है, याद रखिएगा, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान किसकी? अनुचुंबकीय पदार्थ का। किसका? अनुचुंबकीय पदार्थ का। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है, कैसा? चुंबकीय प्रवृत्ति ये होता है, इसका मान जो होता है से छोटा होता है, और क्या होता है? धनात्मक होता है। लेकिन छोटा भी होता है तो धनात्मक होता है, याद रखिएगा। छोटा भी होता है तो क्या होता है? धनात्मक होता है। ऐसे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है, म्यू आर, उसका मान जो होता है एकांक से थोड़ा अधिक होता है, मतलब 1 से थोड़ा अधिक होता है, मतलब पॉइंट में होगा। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है एकांक से क्या होता है? थोड़ा अधिक होता है। याद रहेगा ना? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति आपसे पूछेगा निम्नलिखित में अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए कौन सा कथन सही है, या अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति निम्न में कौन होगा? तो क्या होगा? एकांक से थोड़ा अधिक होता है, मतलब 1 से थोड़ा क्या होता है? अधिक होता है। ऐसे पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, याद रखिएगा, ऐसे पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका? ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे पदार्थों के? अनुचुंबकीय पदार्थों की जो प्रवृत्ति होती है वह क्या होता है? उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? ताप के, पदार्थ के ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या? ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे क्या मतलब हुआ कि ताप को यदि हम कम करेंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा? बढ़ेगा।
और यदि ताप को हम बढ़ाएंगे तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा, कमेगा। याद रहेगा। तो अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए क्या होगा, यदि ताप को, वस्तु के ताप को हम बढ़ाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ के ताप को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उसके चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ के ताप को बढ़ाने पर चुंबकीय प्रवृत्ति का मान उसका बढ़ेगा कि घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा। तो ताप बढ़ाएंगे तो प्रवृत्ति का मान क्या होगा, घटेगा, ताप घटाएंगे तो प्रवृत्ति का मान बढ़ेगा। याद रखिएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ध्यान रखिएगा एक चीज और कि इसी फॉर्मूला को इसे दिए थे क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, इसलिए इसे क्यूरी का नियम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, क्यूरी का नियम कहा जाता है, क्यूरी का नियम कहा जाता है। ओके, ये आपको सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है कि क्यूरी का नियम क्या है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि क्यूरी के से संबंधित कौन सा नियम दिया गया था, या क्यूरी के नियम के लिए कौन सा संबंध सही है। ये 4 ऑप्शन इसी प्रकार से दे सकता है, 4 ऑप्शन दे सकता है, इस प्रकार से दे सकता है, प्रोपोर्शनल करके दे सकता है, समानुपाती करके दे सकता है, व्युत्क्रमानुपाती करके दे सकता है, बराबर करके दे सकता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, जहां पर ऐसा देखिएगा उसी को टिक कर देना है। तो समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए तो हो गया। तो इसी प्रकार से और भी इसके बारे में जान लेते हैं, प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ के दूसरा रूप के बारे में जानते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ये भी जानते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं कि आपेक्षिक चुंबकशीलता एकांक से क्या होता है, कम होता है, और कम भी होता है तो बहुत कम होता है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है छोटा होता है, और कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, छोटा और ऋणात्मक होता है। किसका, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति। आपसे पूछेगा कि चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक किसका होता है, किस प्रकार के पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होता है या एकांक से कम होता है। ऑप्शन रहेगा अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से सभी। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किसकी चुंबकीय प्रवृत्ति एकांक से थोड़ा अधिक होता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का भी जस्ट बताए थे। प्रतिचुंबकीय का क्या होता है, चुंबकीय प्रवृत्ति एकांक से कम होता है, और वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है। ताप के परिवर्तन से इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप के प्रभाव से इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखिएगा। ठीक है। अगला है लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, वैसे ऐसे पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता जो होता है एकांक से बहुत अधिक होता है। क्या होता है, एकांक से बहुत अधिक होता है। जितना ही इसका चुंबकीय प्रवृत्ति का मान अधिक होगा वह उतना ही अच्छा लौह चुंबकीय पदार्थ होगा। ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, चारों का चुंबकीय प्रवृत्ति दे देगा, कहेगा कि इनमें से सबसे अच्छा लौह चुंबकीय प्रवृत्ति किसकी होती है। तो जिसका ज्यादा होगा उसका सबसे अच्छा लौह चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, पदार्थ होता है। ओके। तथा चुंबकीय प्रवृत्ति इसका क्या होता है, धनात्मक होता है, और क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। धनात्मक में भी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। ताप वृद्धि से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो है, ताप के वृद्धि होने से इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अनियमित और जटिल रूप से, कैसे, अनियमित और जटिल रूप से बदलते रहता है। इनकी इसी ताप बिंदु को क्यूरी ताप भी कहा जाता है। क्यूरी के ताप नियत, इसकी क्यूरी ताप जैसे नियत होता है, इसकी क्यूरी का ताप क्या होता है, नियत होता है। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ की क्यूरी बिंदु जो होता है नियत नहीं होता है,
और प्रति चुंबकीय पदार्थ में क्यूरी बिंदु होता ही नहीं है। ओके, आपसे पूछा जाएगा कि किसकी क्यूरी ताप नियत होती है, प्रति चुंबकीय की, लौह चुंबकीय की अनुचुंबकीय की। तो लौह चुंबकीय में क्यूरी ताप क्या होता है, नियत होता है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ की क्यूरी ताप बिंदु क्या होता है, नियत नहीं होता है। और प्रति चुंबकीय पदार्थ में किसी प्रकार का कोई भी क्यूरी बिंदु होता ही नहीं है। तो ओके, इस प्रकार का आपको समझ में आ गया होगा। आपको अनुचुंबकीय पदार्थ से बहुत से क्वेश्चन आपको बता दिए। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व, चलते हैं देखते हैं आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखिए 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, कूलम प्रति वोल्ट, कूलम मीटर होता है। चलते हैं देखते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होगा से। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है डेल क्यू बटा डेल ए, जहां ए क्या है, एरिया है, क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है, कूलम होता है। और ए का मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो आप ही बता सकते हैं कि इसका मात्रक क्या हो गया, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलम प्रति क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो पृष्ठ घनत्व का मात्रक आपका क्या निकल गया, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। यह 3 रूप में होता है, याद रखिएगा। एक होता है आवेश का आयतन घनत्व भी होता है, एक आयतन घनत्व भी होता है। क्या होता है, आयतन घनत्व। तो आयतन घनत्व के लिए वहां क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा आवेश का मात्रक कूलम होता है और आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो इसका क्या हो जाएगा मात्रक, कूलम प्रति मीटर क्यूब, कूलम प्रति मीटर क्यूब। एक और होता है रैखिक घनत्व। क्या होता है, एक रैखिक घनत्व होता है, रैखिक घनत्व। तो रैखिक घनत्व के लिए भी वही चीज हो जाएगा, डेल क्यू बाई डेल एल हो जाएगा लंबाई के लिए। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक कूलम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर। तो एक वर्ष पूछा है आपको आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो पूछ सकता है आपको आवेश का आयतन घनत्व भी, आपसे रैखिक घनत्व भी पूछा जा सकता है। इसलिए आप तीनों को याद रखिए, कोई भी आपसे प्रश्न पूछे आपका टिकट सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए, गलत नहीं मार के आना है, जो भी करना है सही टिकट करके आना कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, चलिए इस प्रकार से हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन देखिएगा, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका न्यूनतम विचलन कोण जो होता है, डेल्टा बराबर जो होता है, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा बराबर जो होता है μ-1 इंटू ए होता है। यहाँ अपवर्तनांक को क्या माना गया है, एन माना गया है। क्या माना गया है, ए। अब प्रिज्म कोण को ए माना गया है, तो n-1 इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, तो आपका सटीक आंसर कौन हो गया, आपका आंसर खोल लीजिए, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, n-1 इंटू ए। उसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग हैं, इसकी ओर 5वां क्वेश्चन की ओर। देखिए 5वां क्वेश्चन थोड़ा पेज फट गया है। देखिए आपको क्वेश्चन से मतलब, फटा हुआ से मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है ना, चलिए 5वां क्वेश्चन है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है उसे कहते हैं औसत आयु, अर्ध आयु, आवर्तकाल, अपक्षय नियतांक। तो इसे कहा जाता है अर्ध आयु। क्या कहा जाता है, इसे अर्ध आयु कहा जाता है। जरा इसको याद रखिएगा। ठीक है, अर्ध आयु कहा जाता है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन है, और अर्ध आयु बराबर, ये भी इस वर्ष ऐसे पूछा है तो अगला वर्ष कैसे पूछ सकता है, अर्ध आयु बराबर क्या होता है, निम्नलिखित में से अर्ध हाफ लाइफ पीरियड मतलब अर्ध आयु बराबर क्या होगा। तो अर्ध आयु बराबर जो होता है से टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 बटा लैम्डा होता है। ओके, याद रहेगा
0.6931 बटा लेमडा। ये ऑप्शन दे देगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से पूछेगा कि इनमें से निम्नलिखित में अर्ध आयु के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 बटा लैम्डा। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 6 नंबर की ओर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है से 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कांच का, पानी का, लोहा का, हीरा का। चलिए इसको कैसे पकड़ा जाएगा, इसको बारे में आपको बताते हैं। पहले यदि हम एक कंडीशन बता देते हैं आपको, ये ऑप्शन न देकर कि इसको तो आप रट जाइएगा, तो रटना नहीं है, आपको कंसेप्ट को पकड़ना है। हो सकता है कि इसके जगह पर दूसरा क्वेश्चन दे दे, दूसरा, तो आप क्या कीजिएगा, तो देखिए क्या करना है। इसे याद रखिएगा कि अपवर्तनांक जैसे आपको पूछा, तो याद रखिएगा अपवर्तनांक बराबर होता है, सबसे पहले क्या, सबसे पहले जानेंगे अपवर्तनांक बराबर होता है क्या। तो अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक बराबर जो होता है, ये होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल से निकाला जाता है। ठीक है, जो आप देखिएगा, ये तो फॉर्मूला आपका हो गया, ये क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल हो गया। आप इससे नहीं निकाल सकते सटीक रूप में। ठीक है, आपको मैं एक सटीक थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं कैसे निकाला इसे। देखिएगा, जिस पदार्थ जितना ही, जो पदार्थ जितना ही जो है अधिक सघन होगा, याद रखिएगा, जो पदार्थ जितना ही अधिक सघन होगा उसका अपवर्तनांक भी उतना ही ज्यादा अधिक होता है। उतना ही ज्यादा क्या होता है, अधिक होता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताते हैं, वायु। वायु का अपवर्तनांक 1.003 होता है, तो जल उससे क्या होता है, सघन होता है। वायु की अपेक्षा जल क्या होता है, सघन होता है, तो इसका अपवर्तनांक क्या हो जाता है, 1.33 हो जाता है। और इससे भी ज्यादा सघन किसका होता है, अल्कोहल का होता है, तो इसलिए इसका अपवर्तनांक और अधिक हो जाता है, 1 पॉइंट क्या होता है, 36 हो जाता है, 36 हो जाता है। इससे भी अधिक सघन जो होता है, से किरोसिन के नाम आप लोग सुनो, किरोसिन तेल, जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में मिट्टी का तेल, किरोसिन तेल, जिसको अपवर्तनांक जो होता है 1.44 होता है। ओके, इसी प्रकार से और भी है सभी प्रकार के जो है से। अब ठोस में देखते हैं, तो ठोस में देखते हैं तो बर्फ का अपवर्तनांक जो होता है, बर्फ का होता है 1.3, लगभग 1 होता है, 1.31 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका देखते हैं तो आपका सेंधा नमक के होता है, तो 1 पॉइंट क्या होता है, 54 होता है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो 2 पॉइंट क्या होता है, 42 होता है। तो इन सब में देख रहे होंगे कि हीरा सबसे ज्यादा सख्त होता है, अर्थात सबसे ज्यादा सघन होता है, इसलिए हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है, आप पकड़ लिए होंगे, आप कोई भी ऑप्शन देगा तो पकड़ लीजिएगा, आप जो भी ऑप्शन देगा आपको पकड़ लेना है। ठीक है ना, जो जितना ही ज्यादा सघन होगा, जो जितना ही ज्यादा क्या होगा, सघन होगा, उसका अपवर्तनांक भी उतना ही ज्यादा अधिक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 7 नंबर में, +10 माइक्रोकूलम एवं -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए न्यूमेरिकल आपका डाल दिया गया है, तो कैसे बनेगा से जरा ध्यान दीजिएगा। एक 10 माइक्रोकूलम और एक -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश है, जिसे वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। कितना देखिएगा, दो वैद्युत आवेश है, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी पर, एक पर +10 माइक्रोकूलम और एक पर -10 माइक्रोकूलम है। दोनों का बीच की दूरी कितना कह रहा है, 40 सेंटीमीटर कह रहा है। तो इसमें कह रहा है निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो चलते हैं इसके लिए
हम लोग जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा U बराबर जो होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा बीच की दूरी R R। अब हम लोग निकालते हैं तो देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9 गुने 10⁻⁴ क्या होता है 9 होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेगा भी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो कितना होता है 9 गुने 10⁻⁴ कितना होता है 9 होता है, जिसे के भी कहा जाता है। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका कितना 10 माइक्रोकूलम है, इसको मीटर में बदल देंगे तो 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। इनटू एक और का वैल्यू कितना दिया हुआ है -10 के, तो इसको भी चेंज कर देते हैं मीटर में, तो 10⁻⁻6 40 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया तो बच गया 9 गुने 10⁻⁹ इंटू 10 से, और 10 कितना हो गया 10 दहा को 100 हो गया ना, और 10 के पावर बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, और बटा क्या हो जाएगा 4, और 10 एक 0 और बैठता था वो कहाँ चल जाएगा ऊपर। इसको देखते हैं तो कितना आता है 9 गुने 10⁻9 और एक 2 3 0 इधर और 9 इधर हो गया, तो 9 10⁻ कितना हो गया 12 इंटू 10⁻12। ओके, अब बटा कितना हो गया 4, इसको भाग देते हैं तो कितना आता है, इसको भाग देते हैं काश तो इसका आ जाता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है ना, और बच गया 1 तो फिर 4 दूनी 8, 4 पचे 20। इस प्रकार से आपका 2.25 जूल आ जाता है। बेस दोनों का सेम है, पावर क्या है भिन्न है, तो पावर एगो प्लस में एगो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पावर, तो 10 टू किसी भी अंक का पावर 0 होता है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो आपका आंसर कितना हो गया 2.25 जूल हो गया। अब याद रखिएगा यहाँ पर एक माइनस था तो माइनस छूटते जा रहा था तो माइनस में हो जाएगा। अब इस क्या हो गया, इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ है 2.25 जूल, 2.35 जूल, 2.25 जूल की -2.35 जूल, एक माइनस में होना चाहिए था ऑप्शन, लेकिन नहीं दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 2.25 जूल एगो है प्लस में, तो एक ऑप्शन होना चाहिए था माइनस में, चाहे तो फिर ए ऑप्शन, तो जो माइनस में होगा ऑप्शन में वही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। अब इससे संबंधित जानते हैं थोड़ा सा जानकारी कुछ इसके बारे में, माइनस प्लस के बारे में। याद रखिएगा प्रतिकर्षण के कारण, किसके कारण, अब यहाँ पर देखिएगा आकर्षण हो रहा है कि प्रतिकर्षण हो रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि दो विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण होता है, दो विजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है आकर्षण होता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा का मान भी जो होगा कैसा होगा ऋणात्मक होगा। और दो सजातीय आवेशों के बीच में क्या होता है प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण में स्थितिज ऊर्जा का मान जो होगा से कैसा होगा धनात्मक होगा। ठीक है, प्रतिकर्षण की अवस्था में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा धनात्मक होगा। बहुत से क्वेश्चन आता है पूछ देगा कि दो विजातीय आवेशों के निकाय के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, धनात्मक होगी ऋणात्मक होगी, इस प्रकार से दे सकता है। तो सजातीय के लिए क्या होगा धनात्मक और विजातीय के लिए ऋणात्मक। ओके, एक चीज याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा जो होता है से, तो हम कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, किंतु गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यदि आपसे पूछ दिया जाए क्या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसा होता है, धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है, ऑप्शन देगा कि धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं। अगर स्थितिज ऊर्जा सिर्फ पूछ दिया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तो क्या होगा आपका आंसर दोनों होता है, लेकिन पूछ दिया जाए गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है क्या होता है, तब आपका क्या आंसर होना चाहिए कि ये जब भी होता है तो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है ऋणात्मक तो होता है, क्यों, क्योंकि गुरुत्व में हमेशा आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण उसमें नहीं होता है। आकर्षण होने के कारण इसे हम कह सकते हैं कि क्या होता है हमेशा
ऋणात्मक होता है। तो याद रहेगा ना, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। क्यों होता है समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसके बीच में सिर्फ क्या होता है, आकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सतत होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, काली रेखा का स्पेक्ट्रम होता है, काली पट्टी का स्पेक्ट्रम होता है। तो याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है से रैखिक स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम होता है, याद रखिएगा। अगला है आयाम अधिमिश्रण। आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक का मान कितना होता है। आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक इसको कहते हैं। आयाम अधिमिश्रण से आपको समझ में आ रहा है तो आप समझिएगा, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक, आयाम मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान जो होता है 0 से 1 के बीच होता है। किसके किसके बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। याद रहेगा, 0 से 1 के क्या होता है, बीच में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयाम अधिमिश्रण में, ये तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो याद रखिएगा, विद्युत परिपथ की शक्ति जो होता है P, ऑप्शन में दिया हुआ है V इंटू आर, V स्क्वायर इंटू आर, या V स्क्वायर बटा आर, V स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, क्या होता है। तो इसका आंसर समझिएगा क्या होगा से, तो विद्युत परिपथ की शक्ति जो होता है, ऐसे आंसर आपको बता दे रहे हैं, V स्क्वायर बटा क्या होता है, R होता है। ठीक है, लेकिन ये न दे करके और भी दे सकता है ऑप्शन में, शक्ति बराबर V गुने I भी होता है। शक्ति बराबर क्या होता है, V गुने I भी होता है। और भी होता है, शक्ति बराबर होता है I स्क्वायर गुने क्या होता है, R भी होता है। I स्क्वायर गुने क्या होता है, R भी होता है। और भी और इसमें ऊर्जा का मान जो होता है, ऊर्जा का मान जो होता है I स्क्वायर RT के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, I स्क्वायर RT के बराबर होता है। अर्थात कार्य बराबर, इसको हम कार्य भी कह सकते हैं, अर्थात कार्य बराबर और भी कुछ होता है, Q गुने क्या होता है, V भी होता है। ये सब जितना फॉर्मूला आप याद रखिएगा उतना आपको न्यूमेरिकल बनाने में सहायता मिलेगा। कार्य बराबर और भी होता है, V गुने I गुने क्या होता है, T भी होता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं। इस प्रकार से हम लोग को मिल गया। तो अब कोई भी पूछेगा, शक्ति बराबर पूछेगा तो तीन में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो आपका आंसर हो सकता है। ऊर्जा बराबर पूछेगा, कार्य बराबर पूछेगा, कुछ भी पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए। थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़िए। आप वीडियो जो आपको मुंह पर एग्जाम आया हुआ है, बहुत दिन टाइम नहीं बचा हुआ है, जितना से जितना आप इसको देखिए आपको फायदा करेगा। गलत वीडियो देखिएगा, आपको उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ओके, अगला देखिएगा, दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को संपर्कित संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी। देखिए, ऑप्शन है -20 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +10 सेंटीमीटर, +20 सेंटीमीटर। चलते हैं तो इसको कैसे बनेगा जरा देखते हैं। थोड़ा सा इस पर भी जरा ध्यान देते हैं, क्वेश्चन पर भी। चलिए देखिएगा, संपर्क में रखे दो लेंसों की समतुल फोकस दूरी जो होता है F1 बटा F बराबर जो होता है 1 बटा F1 प्लस 1 बटा क्या होता है, F2 होता है। 1 बटा F बराबर क्या होता है, 1 बटा F1 प्लस 1 बटा F2 होता है। ओके, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, P भी कर सकते हैं, और इसको क्या भी कर सकते हैं, P1, और इसको क्या कर सकते हैं, P2 कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बटा F बराबर क्योंकि होवे करता है, चूंकि 1 बटा F बराबर क्या होता है, P होता है, शक्ति होता है, लेंस की क्षमता होता है। ठीक है, P1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, -15 डायोप्टर, और P2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, +5 डायोप्टर। ठीक है, दोनों का ऑपरेशन करते हैं तो माइनस कितना आता है, 10 डायोप्टर। अब -10 डायोप्टर आ गया किसके बराबर, P बराबर। हम लोग को पूछ रहा था क्या, फोकस पूछ रहा था। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1 चूंकि P बराबर होता है 1/F, तो 1/F बराबर क्या हो गया, -10 डायोप्टर हो गया ना। तो F बराबर हम लोग को निकालना है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1 कितना, 10 डायोप्टर। अब याद रखिएगा, डायोप्टर जो होता है से मीटर में होता है। डायोप्टर किस में होता है, मीटर में होता है। तो 1/10 ये किस में है, मीटर में है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा।
तो आपका सही आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। याद रखिएगा डायोप्टर का मान जो होता है से किस में होता है? मीटर में होता है। एकदम कंसेप्ट को पकड़ लीजिएगा, न्यूमेरिकल में गलती दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, एस्टिग्मेटिज्म या जरा दृष्टि दोष। तो चलते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सबके बारे में जान जाते हैं। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, इस सब के बारे में जानते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए याद रखिएगा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका? निकट के लिए अवतल, अवतल, और दूर के लिए किसका? दूर के लिए उत्तल, दूर के लिए उत्तल। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं जिसको कहा जाता है कनकेव लेंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनकेव लेंस कहा जाता है। याद रखिएगा ज्यादातर अब क्वेश्चन जो होता है अवतल और उत्तल से नहीं पूछता है, ज्यादातर ऑप्शन अब किससे देता है? कनकेव और कनकेव, कन्वेक्स पूछेगा तो भी हिंदी में ना देख करके क्या आपको दे देगा? इंग्लिश में देगा कनकेव, दे सकता है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है, दोनों चीज याद रखिएगा, कनकेव और अवतल दोनों याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल दर्पण अर्थात लेंस, अवतल लेंस अर्थात कनकेव, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस अर्थात इसको इंग्लिश से बोलते हैं कन्वेक्स कहा जाता है। ठीक है, अक्सर लोग इसको में गड़बड़ खाते हैं तो इसको एक ट्रिक से याद रखते हैं। देखिएगा निकट में 3 शब्द है, बड़ा है तो अवतल भी क्या है? बड़ा है। दूर में छोटा है निकट के अपेक्षा तो उत्तल भी क्या है? छोटा है। ऐसे शब्द से याद रखिएगा, ठीक ना। इंग्लिश वर्ड भी क्या है? कन्वेक्स में छोटा है और कनकेव में क्या है? बड़ा है। तो छोटा के लिए छोटा और बड़ा के लिए बड़ा, याद रहेगा, छोटा के लिए छोटा और बड़ा के लिए बड़ा। ठीक है, तो निकट के लिए अवतल अर्थात कनकेव और दूर के लिए उत्तल अर्थात कन्वेक्स। ओके, याद रहना चाहिए। अगला है जरा दृष्टि। अगला क्या है? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और एक है अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता को ही कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए, अबिंदुकता दोष को दूर करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? किस लेंस का प्रयोग करेंगे? गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। कैसा? गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा, निकट के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल, जरा के लिए बाइफोकल, अबिंदुकता के लिए गोलीय बेलनाकार अर्थात जिसको कहा जाता है एस्टिग्मेटिज्म भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसे। अगला क्वेश्चन, हाँ, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? तो इसे ही गॉस प्रमेय कहा जाता है। तो गॉस प्रमेय के लिए क्या होता है? 1/ε0 गुने सिग्मा क्यू होता है। 1/ε0 गुने क्या होता है? सिग्मा क्यू होता है। तो सिर्फ आवेश एक कह रहा है, तो आवेश सिर्फ एक कह रहा है तो यहाँ पर सिग्मा क्यू तो नहीं होगा, सिर्फ क्यू हो जाएगा। तो सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा इसे। तो जानते हैं कि दोलन की आवृत्ति 1/n बराबर जो होता है 2 पाई √I/MBH होता है। क्या होता है? MBH होता है। जहां n आवृत्ति है और I क्या है? जड़त्व आघूर्ण है, और BH जान ही रहे हैं क्या है से। BH दिया हुआ भी है आपका। BH क्या है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। तो चलते हैं, अगर हम इसको पलटते हैं n बराबर क्या हो जाएगा? तो 1/2
2 पाई अंडर रूट MBH बटा क्या हो जाएगा I। यदि इन सबको कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या बच जाएगा BH। ठीक है, तो n प्रोपोर्शनल क्या हो गया BH। n प्रोपोर्शनल क्या हो गया BH। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, किसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इधर से रूट हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा BH। क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्रोपोर्शनल BH, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा देखिएगा n स्क्वायर BH, अर्थात B आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। प्रकाश के रंग का कारण क्या है। प्रकाश के रंग का कारण क्या है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। प्रकाश के, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है। इसकी आवृत्ति, इसका वेग, इसकी कला या इसकी आयाम। तो याद रखिएगा प्रकाश के रंग का कारण उसकी आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य होता है। प्रकाश के रंग का कारण क्या होता है, उसकी आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य होता है। कह सकते हैं कि प्रकाश का मूल कण जो होता है सो फोटोन होता है। क्या होता है, प्रकाश का मूल कण। ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश का मूल कण क्या होता है, फोटोन होता है। प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। परावैंगनी प्रकाश, अवरक्त प्रकाश और एक होता है दृश्य प्रकाश। अवरक्त प्रकाश जो होता है गर्म वस्तुओं से भी उत्पन्न होता है। किससे, गर्म वस्तुओं से भी उत्पन्न होता है। सूर्य के अतिरिक्त यह गर्म वस्तुओं से भी उत्पन्न होता है। कौन, अवरक्त प्रकाश तथा एक और है दृश्य प्रकाश। ये दोनों जो है सूर्य के प्रकाश के अलावा ये जो है गर्म वस्तुओं से भी उत्पन्न होता है। लेकिन परावैंगनी प्रकाश आप सुने होंगे कि सूर्य के प्रकाश से ही उत्पन्न होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है 380 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह 380 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक होता है। याद रहना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्रकाश का रंग का कारण क्या होता है, उसकी आवृत्ति अर्थात तरंगदैर्घ्य होता है, अर्थात आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ होता है। तो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगार्घ जो होता है से गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 60 वाट तथा 40 वाट के 2 बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। उसकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी, तो देखते हैं इसको भी न्यूमेरिकल की, इस न्यूमेरिकल को जरा देखते हैं हम लोग। इसकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी, तो देखिएगा इसका सम्मिलित शक्ति क्या होगा। क्या क्या दिया हुआ है, एक 60 वाट और एगो 40 वाट। एक 60 वाट का दिया हुआ है और एक कितना वाट का दिया हुआ है, 40 वाट का दिया हुआ है। तो देखते हैं, एक 2 बल्ब है, एक 60 वाट का और एक 40 वाट का। देखिए आपको एक परिपथ बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ और यहाँ पर भी एक बल्ब लगा हुआ है। दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में कह रहा था। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो एक बल्ब हो गया बल्ब B1 और एक बल्ब क्या हो गया B2। एक बल्ब क्या हो गया B1 और एक बल्ब क्या हो गया, ये B1 हो गया और ये क्या हो गया B2। एक B1 के लिए हो गया और एक किसके लिए हो गया, B2 के लिए हो गया। चलते हैं B1 के और B2 के लिए, दोनों का जो शक्ति होगा एक के लिए हो जाएगा P1 और एक के लिए क्या हो जाएगा P2। ओके, लेकिन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा क्या होगा, VA होगा। दोनों का विभवांतर क्या होगा, V होगा। तो हम लोग जानते हैं कि P1 शक्ति बराबर जो होता है वो V² बटा क्या होता है, R1 होता है। तो उसी प्रकार से P2 बराबर भी क्या हो जाएगा, V² बटा R2।
तो अब यहाँ से हम लोग R1 निकाल लेते हैं, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बटा P1 और R2 बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बटा P2 हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 होता है। R बराबर यहाँ से निकालते हैं तो वी स्क्वायर बटा क्या P1 और यहाँ से निकालते हैं तो वी स्क्वायर बटा P2। ओके, अब यहाँ से ऑपरेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा P1 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा P2। वी स्क्वायर ई R बराबर होता है वी स्क्वायर बटा कितना P, ठीक है। तो ई 1 बटा P1 का वैल्यू कितना हो गया, आप देख सकते हैं P1 का वैल्यू कितना दिया हुआ था 60 वाट और एक का दिया हुआ था 40 वाट। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 120 तो हो जाएगा 6 दूनी 12 2 प्लस 4 3 हो जाएगा, अर्थात 1 बटा P इक्वल टू क्या होगा आपको 5/120 अर्थात P इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बता सकते हैं 120 बटा कितना 5 अर्थात 24 बचे 20 अर्थात 24 वाट हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया। तो फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला यदि याद हो जाता है तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा। तो कैसे निकला, P1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा R1 से, P2 बराबर वी स्क्वायर बटा R2 से। तो इसको कंसेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबरिंग चेंज करके दे देगा, तो इससे घबराना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 प्लेट है तो निम्न में कौन सा कथन सही होगा, N1 इज ग्रेटर देन N2, N2 इज ग्रेटर देन N1, या तो फिर N1 इज इक्वल टू N2, N1 बराबर 0। तो आंसर इसका सही आंसर जो होगा से N2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा N1 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है, क्या शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो घटता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा घटता है। कैसे घटता है जरा समझते हैं हम लोग, देखते हैं जरा कैसे घटता है से। हम लोग जानते हैं कि R बराबर जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध बटा R होता है, विशिष्ट प्रतिरोध गुणे L बटा क्या होता है R होता है। यदि इसका विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर निकालते हैं तो क्या होता है, ओ सॉरी R नहीं A होता है, दो जगह R लिखा गया। तो इसका रो बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा R इंटू ए बाई कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से R इंटू ए बाई एल होगा, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा ये होगा। अब एक चीज और जानते हैं कि रो बराबर जो होता है, एक ये हो गया, रो बराबर जो होता है 2m बटा n गुने E के स्क्वायर इंटू टॉर्क होता है। जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, जहां रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है, m क्या है, m एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है द्रव्यमान है। n क्या है, m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, n क्या है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E क्या है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, और टॉर्क क्या है शांति काल है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हम लोगों को आता है इतना आता है। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, चूंकि n प्रोपोर्शनल t होता है, चूंकि n प्रोपोर्शनल क्या होता है t, चूंकि n प्रोपोर्शनल क्या होता है t होता है, n प्रोपोर्शनल क्या होता है t होता है। तो यहां से दिया हुआ है, यहां से दिया हुआ है रो इज इक्वल टू, इस सबको कांस्टेंट कर दिया जाए तो प्रोपोर्शनल 1 बटा क्या हो जाएगा n हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा n, 1 बाई क्या हो जाएगा, यहां से देखिएगा, यहां से ये सबको कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा रो प्रोपोर्शनल 1 बाई क्या हो जाएगा n हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 1 बाई क्या हो जाएगा n हो जाएगा, 1 बाई n हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन जो पूछ रहा था
कि यदि किसी नहीं था, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मान जो होता है ताप बढ़ने से, देखिए एन प्रोपोर्शनल क्या है, टी है, तब यहां पर एन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, रो प्रोपोर्शनल 1 क्या लिख सकते हैं, टी। तब ताप बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। ताप घटेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चला देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, शून्य होता है। ठीक है, क्या होता है, शून्य होता है। इसको याद रखिएगा, थ्योरी से है, थ्योरी आप लोग को पढ़ा हुआ है, थ्योरी पढ़ाया हुआ है, थ्योरी से देखिएगा, थ्योरी का डायरेक्ट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक जो होता है, शक्ति गुणांक जो होता है वो कोस फाई से इंडिकेट किया जाता है। तो कोस फाई इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो आर वाई क्या होगा, जेड। आर वाई क्या हो जाएगा, जेड होता है। अब यहां पर जाने कि जेड आर तो प्रतिघात है, अर्थात जेड क्या है, तो जेड बराबर याद रखिएगा होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल के स्क्वायर माइनस एक्सी के स्क्वायर। इसी को याद रखना, इस फॉर्मूला को याद रखने से, जेड का वैल्यू निकाल रखने से हम कोई भी निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे मैं यहां पर कह रहा है, आपका क्या कह रहा है, किसका, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक, किसका, एल आर, मतलब एल का कह रहा है, एल और किसका, आर का। तो यहां पर सी तो पूछ नहीं रहा, तो सी के क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स एल के स्क्वायर, अब इसको हो जाएगा 0, तो हो जाएगा एल आर स्क्वायर। अब क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, क्या होता है, ओमेगा एल के स्क्वायर। अब इसको ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर। अब शक्ति गुणांक बराबर पूछ ही रहा है, तो शक्ति गुणांक के फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, आर बटा जेड होता है। तो आर बटा यहाँ पर जेड का वैल्यू कितना हो गया, उसको पुट कर देंगे, कितना, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर, आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, ये हो गया शक्ति गुणांक के लिए। अगला देखते हैं हम लोग, बाईस नंबर हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्या कहता है, ऐसे कहता है एक उत्तल लेंस जिसका अपवर्तनांक 1.5 को पानी का अपवर्तनांक 1.355 में डुबाया जाता है, तब यह व्यवहार करता है उत्तल लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह या अवतल दर्पण की तरह। तो याद रखिएगा, ये जो होता है उत्तल लेंस, किस लेंस को कहा गया था, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस है, देखिएगा एक उत्तल लेंस को हमने क्या किया, पानी में डुबो दिया, क्या किया, पानी में डुबो दिया। इसका अपवर्तनांक दिया हुआ था 1.5 और इसका अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.33। ठीक है, तो यहां पर जो है से μ1 का अपवर्तनांक, एक माध्यम μ1 और इसको मान लेते हैं क्या, μ2। ठीक, तो इसका μ1 तो μ1 का अपवर्तनांक जो है, μ1 का अपवर्तनांक जो है ग्रेटर देन किससे है, μ2 से है। ठीक है, μ1 का अपवर्तनांक किससे है, अधिक μ2 से है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं, तो इसको एल से कह सकते हैं, इसको एल से इंडिकेट, और वाटर के लिए किससे, डब्ल्यू से। तो म्यू एल का इज ग्रेटर देन क्या हो गया, म्यू डब्ल्यू। समझिएगा बात की, तो डब्ल्यू से है। तो याद रखिएगा, जिस माध्यम या वस्तु का अपवर्तनांक अधिक होता है, जिस माध्यम अर्थात वस्तु का अपवर्तनांक अधिक होता है, उसका फोकस दूरी भी अधिक होता है। जिस माध्यम अर्थात वस्तु का अपवर्तनांक अधिक होता है, जिस वस्तु अर्थात माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, उसका फोकस दूरी भी अधिक होता है। फोकस दूरी भी क्या होता है, अधिक हो जाता है, अर्थात बढ़ जाता है।
फिर से जिस माध्यम अर्थात वस्तु का अपवर्तनांक अधिक होता है तो उसका फोकस दूरी भी उतना ही क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है अर्थात बढ़ जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि P बराबर जो होगा 1/, क्या होगा, F। और हम लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, 1/F। तो यदि फोकस दूरी बढ़ेगा, फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ेगा, तो बता सकते हैं क्षमता क्या होगा, क्षमता क्या होगा, घटेगा। फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता क्या होगा, घटेगा। फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता क्या होगा, घटेगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 को पानी का जिसका अपवर्तनांक 1.33 में डुबाया जाता है तो यह व्यवहार किस प्रकार करता है। तो यह आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह काम करता है। कैसे, उत्तल लेंस की तरह काम करता है। लेकिन अब पूछेगा कि इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता बढ़ेगी या घटेगी से पूछेगा। तो याद रखिएगा, वस्तु के अपवर्तनांक जब बढ़ता है, वस्तु का अपवर्तनांक अधिक होता है तो फोकस दूरी भी उतना ही क्या होता है, बढ़ता है। जब फोकस दूरी बढ़ता है तो क्षमता क्या होता है, घटता है। ओके, फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता क्या होगा, घटेगा। अब फोकस दूरी कब बढ़ता है, जब अपवर्तनांक बढ़ता है तब। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंस को इतना अपवर्तनांक वाले 1.5 अपवर्तनांक वाले लेंस को पानी में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है, तो उसका जो है फोकस दूरी क्या होगा। तो फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगा। और इस प्रकार से जब फोकस दूरी बढ़ गया तो क्षमता पूछेगा कि क्षमता क्या होगा, तो क्षमता क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, ऐसे याद रखिएगा। अगला है 24 नंबर, कहाँ 23 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई के समानांतर होता है। कैसा होता है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ई के क्या होता है, समानांतर होता है। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से प्रकाश को संचरण करने के लिए, गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग को भी संचरित होने के लिए किसी प्रकार की कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो याद रखिएगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है से शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य। लेकिन पूछता आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है। तो आदर्श वोल्ट मीटर पूछता, आदर्श एमीटर के लिए क्या होता है, आदर्श एमीटर के लिए शून्य, ठीक है, शून्य होता है। और वोल्ट मीटर के लिए क्या होता है, वोल्ट मीटर के लिए इनफिनाइट अर्थात अनंत होता है। एक चीज और पूछेगा कि आमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है परिपथ में, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, समान समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होती है। थ्योरी से बताया गया है -FO बटा क्या होती है, FE होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो डायनेमो के कार्य का सिद्धांत जो आधारित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। कौन हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होती है। डायनेमो जो है से क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। इस सिद्धांत को सबसे पहले फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज के बीच कलांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा। धारा का वाटहीन घटक क्या होगा, ये भी थ्योरी से है, इसको भी समझ याद रखिएगा। I sin फाई होता है, क्या होता है, I sin फाई होता है।
अगला है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। स्थिर विभवांतर पर, किस विभवांतर पर? स्थिर विभवांतर पर, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा, उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा? तो ऊष्मा H बराबर जो होता है V² T बटा R होता है। तो यहाँ पर प्रतिरोध को क्या कर रहा है? आधा करने के लिए। तो प्रतिरोध को आधा करने के लिए कह रहा, तो नया ऊष्मा क्या हो जाएगा? V² गुने T बटा R बाई कितना हो जाएगा? 2। अब ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? 2 गुने R² T बटा कितना? R, ओहो V² बटा V² गुने T बटा क्या हो जाएगा? R। इसका वैल्यू क्या है? 2H, किसके बराबर? H1 बराबर। तो कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। कितना गुना हो जाएगा? तो 2 गुना इसका आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिरोध को, क्या क्वेश्चन था, इसको देखिए और ढंग से पूछेगा। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगर 4 गुना पूछेगा, चौथाई कर दिया था 4 गुना हो जाएगा। 3 तिहाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। लेकिन यही पूछ दिया जाएगा कि 2 गुना हो जाए, 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो 2 गुना करने के लिए क्या हो जाएगा? वो आधा हो जाएगा। ठीक है। 4 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। समझ में बात आ गया? चलिए ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्यमान शिखर मान का अनुपात क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्यमान और शिखर मान का मान क्या होगा? तो शिखर मान को I0 से, अब वर्ग माध्य मूल मान को RMS से सूचित किया जाता है। माध्य मान का जो शिखर मान जो होता है I0 बराबर, किसके बराबर? I0 बराबर जो होता है वो होता है I0 बटा √2 और ये होगा आपका वर्ग माध्य मूल मान, अर्थात वर्ग माध्य मूल मान का मान जो होता है I दिया हुआ है, यह I0 बटा, याद रखिएगा I0 मान दिया हुआ है, IRMS का मान जो होता है I0 बटा क्या होता है? √2 होता है। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या कर रहा था से समझिएगा। पहले प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान, मतलब पहले कह रहा है IRMS, पहले क्या कह रहा है? IRMS, और दूसरा बाद में क्या कर रहा है? शिखर मान। तो शिखर मान क्या हो गया? I0, इसका मान होता है I0 बटा √2 और बटा क्या हो गया? I0 से I0 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया? 1 बटा √2। आंसर कौन हो जाएगा? देखिए 1 बटा √2 ये हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/√2। ओके, कैसे हुआ समझ में आ गया? फॉर्मूला से है IRMS अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग मूल माध्य मान हो गया और ये हो गया शिखर मान हो गया। अगला है लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? तो Hc बटा लेमडा होता है। इसका मान क्या होता है? लेमडा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा जो होती है Hc बटा क्या होता है? लेमडा होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार में कितना एम्पियर? 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। अब बताइएगा Ne बराबर तो क्या हो जाएगा? N बराबर क्या संख्या पूछ रहा है तो Q बटा क्या हो जाएगा? E। आवेश का मान कितना कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुने 10⁻⁻19, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.6 गुने 10 क्या हो जाएगा? +19। इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 6.25 गुने 10 क्या हो जाएगा? 18। ठीक है।
आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर कौन हो गया? 6.25 गुना 10⁻+18 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ से समझ में आ गया होगा। इसको 1/1.6 को भाग दीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक जीरो हटा करके यहाँ ले आना है सिर्फ। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ऐसे। अगला कहता है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो संधारित्र की धारिता के लिए क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि कितना नंबर क्वेश्चन है? 32 नंबर क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं कि V बराबर कितना दिया हुआ है? 100 वोल्ट। ठीक है, C बराबर पूछ रहा है वाट और ऊर्जा का मान दिया हुआ है 1 जूल। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा बराबर जो होता है, किसके बराबर? ऊर्जा बराबर जो होता है हाफ CV² होता है। ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ CV²। अब यहां से जरा देखिएगा, U का वैल्यू दिया हुआ है 1 जूल, हाफ हो गया। C का वैल्यू निकालना है, V² का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 100 के²। अब इसको ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2/100 के² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। इसलिए C बराबर क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻100 का² 10⁻⁻4 हो जाएगा आंसर, फैराडे। ओके, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻4 फैराडे इसका आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये भी बन गया न्यूमेरिकल। तो बस फॉर्मूला याद रखना है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सब दिया हुआ है, सब बैठा देना फॉर्मूला पर, ऑपरेशन कर देना है, आपका 2 × 10⁻⁻4 फैराडे आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? याद रखिएगा, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है से 90 डिग्री होता है और भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान जो होता है से 0 डिग्री होता है। याद रखिएगा क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान जो होता है, नमन कोण का मान वो 90 डिग्री होता है और भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान जो होता है 0 डिग्री होता है। याद रहेगा। तो एक वर्ष पूछ दिया है भूमध्य रेखा ध्रुव पर पूछ दिया है, तो अगला बार पूछ सकता है भूमध्य रेखा पर भी पूछ सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप दोनों तरह से, सभी तरह से तैयार रहिए, कोई दिक्कत। चलिए बस आज का इतना ही।